Hi guys, welcome back to your channel once again. And today we are going to start our first chapter from class 12th chemistry, and chapter title is the solid state. ठीक है. So as the name of chapter itself suggests कि हमें इस chapter में क्या discuss करना है, we have to discuss about the solid state. Before starting with chapter, अगर मैं थोड़ा सा basic introduction दूँ आपको, तो आपको ये पता है दैट मैटर इज समवेयर कंसिस्टिंग ऑफ 3 काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, मैटर जो है वो हमें 3 फॉर्म में मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल अरेंजमेंट. ठीक है, तो वो 3 फॉर्म कौन सी होती हैं? अगर हम बेसिक्स के हिसाब से पढ़ना शुरू करें तो पहली होती है सॉलिड, देन लिक्विड एंड योर गैसियस स्टेट, गैस. सो इस चैप्टर में हमें कौन से स्टेट के बारे में डिस्कस करना है? इट शुड बी पर्टिकुलरली वेरी क्लियर, द सॉलिड स्टेट. ठीक है, तो हमें सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस करना है. इन सेम द केस, जब हम सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस करते हैं तो थोड़ा सा हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं. तीनों की हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, देन वी विल जंप अप टू सॉलिड स्टेट. ठीक है, तो सबसे पहले सॉलिड की बेसिक जो होता है वो है कि ये जो होते हैं सॉलिड स्टेट्स वाले सब्सटेंसेस, ये क्या होते हैं? इनका एक डेफिनेट मास होता है, वॉल्यूम होता है और शेप होता है. डेफिनेट का मतलब होता है कि फिक्स्ड. क्या होता है? शेप इनका फिक्स्ड होता है. मतलब कोई भी सब्सटेंस है, अगर हम उसे कह रहे हैं कि वो सॉलिड है, सो इन द सेंस वी हैव डेफिनेट शेप, वॉल्यूम एंड मास. ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी कि ये इनकम्प्रेसिबल होता है. मतलब हम इसे कंप्रेस नहीं कर सकते हैं. क्या नहीं कर सकते हैं? कंप्रेस नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं उनका अरेंजमेंट बहुत ही क्लोजली होता है, एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं, जिस वजह से उन्हें और ज़्यादा नहीं दबाया जा सकता या फिर उन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता. ठीक है, अगर हम इसके पार्टिकल अरेंजमेंट की बात करते हैं कि पार्टिकल कैसे अरेंज होते हैं, तो हम अगर ये समझ रहे हैं कि एक आपका स्क्वायर है. ठीक है, तो हम एक स्क्वायर के एग्जाम्पल से समझते हैं. अगर हम कह रहे हैं कि ये आपका एक स्क्वायर है और इसके अंदर हम पार्टिकल्स को अरेंज कर रहे हैं. ठीक है, तो हमारे जो पार्टिकल्स होंगे वो इस तरीके से बहुत ही पास पास एक दूसरे के अरेंज रहते हैं. इस टाइप से पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है. तो जब पार्टिकल्स इस तरीके से क्लोजली पैक्ड होते हैं तो वो क्या करते हैं? इसकी वजह से क्या है कि आपके जो सब्सटेंसेस हैं उनके बीच स्पेस नहीं होता है. पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं मैं फिर से आपको बताती हूँ. पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इस टाइप से होता है. किस टाइप से होता है? अगर हम 2 तरीके के पार्टिकल्स को अरेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो इस तरीके से अरेंज होते हैं. ठीक है, किस तरीके से? ऐसे, इस तरीके से पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज मैटर में पैक्ड होते हैं. तो इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होती. यहाँ पर हम अच्छे से नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं, बट अगर आप किसी भी एक्चुअल पार्टिकल को देखोगे तो उनके ऊपर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इतना ज़्यादा क्लोज होता है कि 2 पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. क्या होता है? 2 पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. क्लियर हुआ? अब हम सॉलिड स्टेट याद करते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लिक्विड और गैस का इस चैप्टर में कोई भी रोल नहीं है, तो हम उस चीज़ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारा सॉलिड स्टेट वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली अगर कोई कहे कि सॉलिड को आपको डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन कर पाओगे? सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैव पार्टिकल्स अरेंज वेरी क्लोजली टू ईच अदर. ठीक है, द पार्टिकल्स कुड बी योर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस. ठीक है, तो सॉलिड क्या है? बेसिकली कि ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा फॉर्म है मैटर का जिसमें हम पार्टिकल्स को काफ़ी क्लोजली एक दूसरे के साथ अटैच देखते हैं. और ये पार्टिकल्स आपके एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर कोई आयंस होते हैं. मतलब एटम आपका क्या है? आप अगर बोल रहे हो Ag, ठीक है, Ag क्या है? गोल्ड है.
सो एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस जो हैं ये हमारे क्या हो सकते हैं, पार्टिकल्स के तरीके कंसीडर किए जाते हैं। एटम्स में आप कंसीडर कर सकते हो कोई एक पर्टिकुलर एटम हो, जैसे कि Ag हो गया, ये एक एलिमेंट है पर हम इसके एक पार्ट को एटम बोलते हैं। मॉलिक्यूल है इसी तरीके से, आयंस हैं आपके जैसे Cl- हो गया, Fe3+ हो गया, ये सब आयंस हैं। तो किसी भी कंपाउंड या सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स बहुत क्लोजली अरेंज्ड होते हैं उस टाइप के स्टेट ऑफ मैटर को हम क्या कंसीडर करते हैं, सॉलिड्स कंसीडर करते हैं। जनरल प्रॉपर्टी अभी मैंने बताई है, वही सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दी हुई हैं। डेफिनेट वॉल्यूम, मास एंड शेप होता है इसका। डेफिनेट मतलब कि फिक्स्ड। ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं और रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब इनके स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत हार्ड होते हैं और ये कंप्रेस नहीं किया जा सकता क्योंकि हमने अभी देखा कि इनके पार्टिकल्स काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर शॉर्ट एंड हेंस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं कि दो पार्टिकल्स हैं, अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये दो पार्टिकल्स आपके हैं, ठीक है, व्हाट वी आर सेइंग, ये दो पार्टिकल्स भैया हमने ले लिए हैं कि ये दो पार्टिकल्स आपके किसी सॉलिड स्टेट के सब्सटेंस में है, जिसे हम सॉलिड स्टेट बोल रहे हैं, उस सब्सटेंस में है। ठीक है, ये इस तरीके से। अब हमने ये भी कहा कि इनके बीच में एक फोर्स लग रही है। हमने कहा कि इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स लग रही है और उस फोर्स को हमने कहा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये फोर्स क्या करती है, ये फोर्स करती है कि इन दोनों पार्टिकल्स को एक दूसरे से हेल्ड करके रखती है, जोड़ कर रखती है। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। एज यू नो कि इनके बीच के स्पेस, ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ही कम है, क्या है, लेस है। तो इनके बीच जो फोर्स लगेगी वो ज़्यादा होगी। जिस तरीके से आप मैग्नेट्स के एग्जाम्पल्स को लो, अगर आप दो मैग्नेट्स को लेते हो, उनको जितना पास आप लाते जाते हो वो उतना ज़्यादा स्टिक होने की चांसेस उनके बढ़ते जाते हैं, और जितना आप उनको दूर खींचते हो एक दूसरे से उतना वो लोग क्या होते हैं, उनकी मैग्नेटिक पावर कम होती जाती है। उसी तरीके से इनका कहना है कि जैसे पार्टिकल्स के बीच में क्या है कि स्पेस कम है, इस वजह से इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो कम है। इसे हमने क्या कहा, इस डिस्टेंस को इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहा। तो जैसे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम है तो वहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगी। क्या होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो पार्टिकल्स के बीच में लग रही है। अब जो नेक्स्ट पार्टिकल आएगा यहाँ पर उसकी और इसकी पार्टिकल के बीच की लगेगी। तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग होती है क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यहाँ पर जो एक चीज़ और याद करने वाली है वो ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक फिक्स पोजीशंस पे होते हैं और अपनी पोजीशन पर ही ऑक्सिलरेट करते रहते हैं। ऑक्सिलेट क्या होता है कि मूवमेंट शो करते रहते हैं, हल्का सा वाइब्रेट होते रहते हैं। ये पूरी तरीके से मूव नहीं करते हैं, बस वाइब्रेशंस शो करते हैं। अगर हम लिक्विड की बात करें तो उनमें पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, जिस वजह से वो मूवमेंट कर सकते हैं और जो भी कंटेनर है उनका उसके पर्टिकुलर शेप में आ सकते हैं। अगर हम इसमें H2O रखते हैं तो वो इस शेप का ले लेगा। अगर हम इस टाइप के किसी कंटेनर में रखते हैं तो वो रिस्पेक्टिव इस शेप को एक्वायर कर लेगा, इसलिए क्योंकि उसमें पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर पोजीशंस पे होते हैं। ठीक है, अगर अब हम आगे बढ़ते हैं तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल की बेसिस पर क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का मतलब है कि किसी भी सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस टाइप से है उसे हम क्या कहते हैं कि उसको बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम दो तरीके से समझने की कोशिश करें, एक होता है कि एक आपके स्कूल में एक लाइन बनती है जिसमें एक स्टूडेंट के पीछे दूसरा स्टूडेंट असेंबली लाइन में खड़ा होता है, इस तरीके से लाइन बनती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, रेगुलर फॉर्म कहेंगे। रेगुलर है क्योंकि उसमें भाई 5 बच्चे हैं जो स्ट्रेट लाइन में वर्टिकल लाइन में खड़े हो गए हैं। अगर हम वही कहें कि कोई गेम हो रहा है या कुछ अदर एक्टिविटी हो रही है तो उसमें आपको रैंडमली बच्चों को खड़ा करना है। तो एक बच्चा यहाँ खड़ा हो जाएगा, दूसरा बच्चा यहाँ कहीं खड़ा हो जाएगा, तीसरा यहाँ खड़ा हो जाएगा, फिर फोर्थ वाला यहाँ पर खड़ा हो जाएगा, आपका यहाँ पर खड़ा हो जाएंगे। तो एक ये रैंडम है। कैसे, अगर हम स्ट्रेट इनका कनेक्शंस बनाने लगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। वहीं अगर हम इनको बनाने लगे तो इनमें एक जिगजैग मोशन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक रैंडम
लाइन है। तो इस तरीके से पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे सॉलिड स्टेट को दो मेन टाइप्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। कौन कौन से टाइप है? पहला टाइप है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका कौन से होते हैं? जिनमें पार्टिकल्स का रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, जैसे कि अभी हमने जस्ट डिस्कस किया वो स्ट्रेट लाइन वाला एग्जाम्पल। ठीक है, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट ऑर्डर है आपका, क्योंकि इसमें आपके जो भी अरेंजमेंट है वो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है कि स्ट्रेट अरेंजमेंट है। ठीक, तो वो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम कौन सा टाइप कहते हैं? क्रिस्टलाइन टाइप। क्रिस्टलाइन मतलब आपको याद कर लो, क्रिस्टलाइन टाइप है जिसमें कि आपके पार्टिकल्स एक रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट में होते हैं। एग्जाम्पल्स याद करने हैं तो मैंने यहाँ स्पेसिफिकली इसीलिए एग्जाम्पल्स लिख दिए दैट यू शुड नॉट रन आफ्टर सर्चिंग अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। आयरन, कॉपर, डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये क्या है? आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, क्योंकि एक इनका सर्टेन फिक्स्ड पैटर्न ऑफ पार्टिकल्स अरेंजमेंट होता है। सेकेंड टाइप जो है वो है अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड क्या है? अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रही हूँ। इरेगुलर पार्टिकल अरेंजमेंट जब होता है तो वो अमॉर्फस होता है। कैसे? अभी हमने देखा था ये जिगजैग पैटर्न वाला था, इस तरीके से पार्टिकल्स लगे हुए थे, तो ये क्या था? जिगजैग पैटर्न था, क्योंकि ये कोई पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा था, जिस रैंडमली इसने क्या किया कि पार्टिकल्स को अरेंज किया है। तो इस टाइप के जो एग्जांपल्स हैं अमॉर्फस के वो है ग्लास, रबर, प्लास्टिक्स, ये हैं अमॉर्फस। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैंने दो डायग्राम्स आपको स्पेसिफिकली दिए हुए हैं ये समझाने के लिए। कैसे? यहाँ पर आप देखो कि आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ये ऑब्जर्व कर पाओगे अच्छे से, यहाँ पर पार्टिकल्स हेक्सागोनल शेप में, पेंटागोनल शेप में, हेक्सागोनल शेप में अरेंज्ड हैं। ठीक है, तो ये रेगुलर पैटर्न है इनका, इस तरीके से ये रेगुलरली अरेंज्ड है। वहीं आप अगर अमॉर्फस में देखोगे तो इनमें कोई नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स नहीं है, कोई शेप फिक्स नहीं है, दीज आर जस्ट रैंडमली पार्टिकल्स अरेंज्ड। तो ये मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। सॉलिड्स को हमने दो टाइप के पार्टिकल्स बेसिस पर डिवाइड किया, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन आपका रेगुलर पार्टिकल अरेंजमेंट होता है, जिसमें हम एग्जांपल्स लेते हैं आयरन, कॉपर, डायमंड का। किसका? आयरन, कॉपर, डायमंड, याद कर लो ऐसे, आयरन, कॉपर, डायमंड, ये सारे क्या है? एलिमेंट्स है। वहीं आपके अमॉर्फस होते हैं जिनमें इरेगुलर पार्टिकल अरेंजमेंट होता है। तो इरेगुलर पार्टिकल अरेंजमेंट का ग्लास, प्लास्टिक, रबर। क्लियर हुआ? इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पर। तो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं हम उसे देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमॉर्फस सॉलिड डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल बी एंडिंग अप टुडेज वीडियो। तो हमारा जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें क्या है कि इनका एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप होता है, ये हमने डिस्कस किया। लॉन्ग पार्टिकल अरेंजमेंट होता है इनका। लॉन्ग पार्टिकल अरेंजमेंट मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस में लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। नाउ लेट मी मेक अ डिफरेंस फॉर यू बिटवीन शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड अ रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट जो होता है उसका मतलब होता है कि एक सर्टेन पॉइंट पर, ठीक है, जैसे कि अगर आप कहते हो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए वाटर का बॉयल होने के लिए, तो अगर आप ये बोल रहे हो तो आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दे रहे हो कि इस पर वाटर बॉयल हो ही जाएगा, चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना हो। इसे हम शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। वही रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट है कि जब आप कंफर्म नहीं हो कि क्या रेंज होगी, किस पॉइंट पे होगा, तो आप कह दो कि एक्स से वाई के बीच में भाई ये चीज़ मेल्ट हो जाएगी, तो वो क्या है? रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली वो क्या है कि दे आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। एनाइसोट्रॉपिक अब क्या है कि दियर फिजिकल प्रॉपर्टी शो डिफरेंट वैल्यू व्हेन मेजर्ड फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। क्या कहने का मतलब है, अगर हम कोई पीस ले रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि ये आपका क्या है? क्रिस्टलाइन है। क्या कह रहे हैं कि हमने कहा कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो अब हम अगर इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को अलग अलग डायरेक्शन से ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने इसे इस तरीके से इतनी सारी डायरेक्शंस में ऑब्जर्व किया,
तो जब हमने इतनी सारी डायरेक्शंस में इसे ऑब्जर्व किया तो हमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ इसकी दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है। तो जब एक ही सब्सटेंस की कई डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आपको डिफरेंट डायरेक्शन से दिखाई पड़े तो उसे हम क्या कहते हैं, अनआइसोट्रॉपिक कहते हैं। और आइसोट्रॉपिक में क्या होता है कि हम किसी भी डायरेक्शन से देखें तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ सेम आती हैं, तो उसे हम आइसोट्रॉपिक नेचर कहते हैं। क्लियर हुआ? देन हमारे पास है कि इनका डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन होता है। हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है? हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है बेसिकली कि जब आपकी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट बाहर आती है, रिलीज होती है एनी सर्टेन फॉर्मेशन के टाइम, तो उसे हम सर्टेन हीट ऑफ अरेंजमेंट कहते हैं। इसे हम अच्छे से समझेंगे हमारे एंथैल्पी वाले चैप्टर में, दैट इज़ योर केमिकल काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पर क्या है कि इस पॉइंट को अगर आप इग्नोर भी कर देते हो सो नो मैटर, ये पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। दे आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर नोन एज ट्रू सॉलिड। और हम जब इन्हें कट करते हैं तो हमारे पास दो जो पीसेस आते हैं, दो पीसेस, वो प्लेन और स्मूथ होते हैं। मतलब इनका कट सरफेस प्लेन एंड स्मूथ होता है, ठीक है। कैसे? अगर हम ये स्क्वायर ले रहे हैं और ये रेक्टेंगल हमने लिया और इसे हमने सेंटर से ऐसे कट कर दिया तो हमारे पास दो नए रेक्टेंगल्स आ जाएंगे, लेकिन ये रेक्टेंगल्स क्या होंगे? सेम होंगे, क्योंकि इनका सरफेस सेम है। इसी तरीके से ये क्या है कि इनके सरफेस प्लेन एंड स्मूथ होते हैं। तो आई होप कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गई होंगी। सो जो मैंने आइसोट्रॉपिक वाला आपको एग्जाम्पल बताया था वो आप यहाँ सर इस डायग्राम से समझ सकते हो, क्योंकि हम जब अलग अलग डायरेक्शन से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ क्यों देखने को मिलती हैं, क्योंकि पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट होता है पर ऑब्जर्व करने का फेज़ हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक टर्म दिया है पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स और पॉलीमॉर्फ्स, तो इसे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है आपके चैप्टर का, तो आई थॉट दैट आई शुड एक्सप्लेन यू दिस टॉपिक। तो बेसिकली क्या होता है कि जब डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं एक ही सब्सटेंस के, तो उसे हम पॉलीमॉर्फ कहते हैं। पॉली मतलब सबको पता है मल्टीपल, तो जब एक ही क्रिस्टलाइन फॉर्म के सब्सटेंस के कई सारे फॉर्म्स होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फ कहते हैं, या आप कहते हो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स। तो एग्जांपल्स जो जनरल हैं इनकी ग्रेफाइट एंड डायमंड्स, क्योंकि ग्रेफाइट एंड डायमंड्स को हम बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स, लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज सेक्शन। जो भी आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनका जस्ट आपको ऑपोजिट लिखना है, ठीक है। व्हाट? ऑपोजिट ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमारा इरेगुलर शेप होता है, किसका? अमॉर्फस सॉलिड्स का। शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। दे हैव रेंज ऑफ टेम्परेचर, मैंने बताया मेल्टिंग दे हैव अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। आइसोट्रॉपिक इन नेचर, मैंने आइसोट्रॉपिक भी एक्सप्लेन किया है कि सारी डायरेक्शंस से ऑब्जर्व करने पर भी सेम प्रॉपर्टीज़ दिखती हैं। और जब इन्हें कट किया जाता है तो इनका कट सरफेस इरेगुलर होता है। फॉर एग्जांपल हमने इसमें क्या कंसीडर किया था? ग्लास। तो ग्लास को जब आप कट करते हो तो देखो उसके एजेस जो होते हैं वो बहुत शार्प एंड इरेगुलर होते हैं। उन्हें रब करके सैंड पेपर से रेगुलर किया जाता है सो दैट दे डोंट हर्ट द पर्सन। तो वो क्या है? इरेगुलर होते हैं। साथ ही इन्हें स्यूडो सॉलिड्स या सुपर कूल लिक्विड्स कहा जाता है, क्योंकि इन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता है जनरली क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, इसलिए इन्हें सुपर कूल लिक्विड्स भी कहा जाता है। बट जो इनकी फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है वो वाटर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम होती है। वाटर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लेस होती है। तो इस वजह से हमारा इनकी प्रॉपर्टी को वाटर यानी कि लिक्विड में नहीं कंसीडर किया जाता है। दे आर सेपरेटली कंसिडर्ड इन सॉलिड्स बिकॉज दे हैव अ वेरी स्लो टेंडेंसी ऑफ फ्लोइंग। क्लियर? सो आई होप कि आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अमॉर्फस सॉलिड भी अब क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, एल्स आई थिंक दिस टॉपिक इज़ प्रिटी मच ईजियर टू अंडरस्टैंड. That's all for today's content, guys. If you like the video, hit the like button to share with your friends and subscribe to the channel given below on the subscribe button down,
And that's all. See you soon in the next section of video. Till then, take care. Bye bye.